फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पे एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट हमारा पूरा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व नहीं पढ़ाई हो चुकी है इसकी। एंड अब आपका सिर्फ एक काम रह गया है। अब आपको सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन एंड आंसर को गो थ्रू करना है, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड प्रेजेंटेशन देखनी है कि आप आपके प्रेजेंटेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, आपका ऑडिट में एग्जामिनेशन पक्का है। ठीक है, तो हम लोग जो ये जो भी अगर कोई स्टूडेंट्स है जो कि ये वाला वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे ऑडिट के रिवीजन वीडियोस विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड। वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ड्यूरिंग द होल एक्सप्लेनेशन वाला प्रोसेस। एंड सो फार आप लोग स्टडी कर सकते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक रीच कर चुके हैं, जो कि आपको देगा 8 से 12 मार्क्स एंड दैट्स अ बिग डील। जो लोग 40 तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं ना, तो अभी तक मैं बता दूं कि हमारे जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं ना, 8 + 8 16 + 5 21 मार्क्स मिनिमम की बात कर रही हूं मैं। मैक्सिमम तो आपका 30 तक जाएगा, है ना। मिनिमम 21 से मैक्सिमम 30 मार्क्स तो हमारे वैसे भी कवर हो चुके हैं गाइस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में। सो clap hands for yourself, you have done a good job. Okay, अब चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो ऑब्वियसली लास्ट में क्या रहता है हर चैप्टर में कि भाई अब अगर रिस्क मिल गया तो क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑडिटर है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को याद रख रहे हैं कि भाई हम लोग ऑडिटर है, हम लोग तो बस अपना ट्रू एंड फेयर ओपिनियन व्यू देना चाहते हैं यूजर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो हर चैप्टर का एंडिंग जब आ जाएगा तब आपको एक चीज पक्के से पढ़ने को मिलेगी कि अब ऐसे अगर रिस्क मिल गया तो क्या होगा, और डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से करना है ऑडिटर को, है ना। तो हम लोगों ने कल कहां तक कवर किया था, हम लोगों ने कवर किया था IFC तक। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कवर किया था। अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट के 2013 के हिसाब से जो भी प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं। सेक्शन 134(5)(a) डायरेक्टर्स मस्ट कंफर्म देयर इम्प्लीमेंटेड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव IFC। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, डायरेक्टर्स की है। ठीक है, IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ये डालने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। लेकिन उस इंटरनल कंट्रोल को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की है भाई साहब। ठीक है, और वो हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कुछ डिविएशन हुआ है तो हम लोग और आगे क्या परफॉर्म करने वाले हैं, और अगर मान लो परफॉर्म करना होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एट द एंड क्या आएगा? मॉडिफाई करो भाई रिपोर्ट को। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, एक सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो अब ये कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है उसमें क्या कहा है कि डायरेक्टर IFC, फिर दूसरा 3 सबसेक्शन 1 ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ IFC। पहले तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसने IFC को लगाया है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो उस IFC पर रिपोर्ट करे ऑन द इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, और 2 सेक्शन बचे। यस, अब एक डायरेक्टर के लिए हो गया, एक ऑडिटर के लिए हो गया IFC से रिलेटेड सेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा? सेक्शन 177 सबसेक्शन 4(7) Audit committee must evaluate IFC and risk management system. Of course, audit committee जो है उसको evaluate करना चाहिए IFC and risk management system को. And lastly, section 148 subsection 8 and schedule
4, independent directors must ensure integrity of financial information and robustness of control. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑडिटर की जिम्मेदारी समझाई गई है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी समझाई गई है इन रिलेशन टू आईएफसी. सिंपल है, डायरेक्टर को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, लाइक इफेक्टिवनेस उसको बतानी चाहिए, ऑडिटर को उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ऑडिट कमिटी जो है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, है ना. इवैल्यूएट क्यों करेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर ने इंप्लीमेंट किया है वो सही से उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, या फिर करेंटली फिर से कोई रिस्क रह गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रोबस्टनेस ऑफ कंट्रोल. दैट्स इट गाइस आईएफसी के बारे में. अब चलते हैं हम लोग एज आई सेड डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, जो कि चैप्टर का आखिरी लाइक लास्ट वाला पार्ट है. डॉक्यूमेंटेशन अब क्या क्या करेगा भाई, इतना सारा काम कर लिया तो पेपर में तो उतारूंगा ना, क्या क्या रिस्क मिले मुझे, मैंने उसके अगेंस्ट क्या क्या रेस्पॉन्सेस करे, ठीक है, जो भी मैंने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन कर लिया वो सारी चीजें भी तो मैं लिखूंगा ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, क्या किन किन चीजों के लिए, है ना. इतना सारा मैंने काम किया है, तो उसके रिलेटेड मेरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग, लीगल फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारी चीजों के रिलेटेड जो लाइक अंडरस्टैंडिंग थे, इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, तो वो सारी चीजें ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट कर देगा. सिंपल है, आप भी अगर मेहनत करोगे, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, अगर आप ऑडिटर हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आप उसको पेपर पर तो दिखाओगे, ये लो भाई इतना काम किया, इतनी मेहनत की, अब दो ऑडिट फीस, है ना. उसी तरीके से एग्जाम में भी वही करना है, एग्जामिनर को बताना है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, ये ले देख ले मेरा प्रेजेंटेशन और मार्क्स दे दो मुझे, है ना. तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना है, आपको उसको सही से डॉक्यूमेंटेशन भी करना है. देखो आईसीआई ऑलरेडी आपको बताता है डॉक्यूमेंटेशन की कीमत, है ना. अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन सही से करना आ गया, दैट मीन्स यू आर सुपर्ब ऑडिटर. यानी कि अगर आपको प्रेजेंटेशन एग्जाम में सही से करना आ गया ना, दैट मीन्स यू आर अ सुपर्ब स्टूडेंट, है ना. तो आप इसको रिलेट कर सकते हो और इंपॉर्टेंस जान सकते हो. जैसे रियल लाइफ में डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो समझो, बात की गहराइयों को समझो. ओके, सो अब चलिए बढ़ते हैं. ऑडिटर मस्ट डॉक्यूमेंट. मान लीजिए आप ऑडिटर हो, सीए पास हो चुके हो, तो आप क्या करोगे भाई, अब तक क्या क्या डिस्कस किया हमने, ठीक है, कि व्हाट इट इज टीम डिस्कशंस एंड मेजर डिसीजंस, ये डॉक्यूमेंट करूंगा. key elements of understanding about entity and its environment. जैसे कि मैंने बोला ना, entity and its environment में क्या क्या आता है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म, है ना. जो भी प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म किए उसको तो मैं करूंगा. आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क एट फाइनेंशियल एंड असर्शन लेवल. भाई एकदम बेसिक चैप्टर का स्टार्टिंग, फाइनेंशियल लेवल जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट करता है. असर्शन लेवल में 3 मैंने बोला था, ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, डीप, है ना. तो ये होता है असर्शन लेवल. तो इनमें जो भी मैंने आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क किया है वो डॉक्यूमेंट कर दो. कंट्रोल्स आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑडिटर. जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, कंट्रोल के बारे में पढ़ा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, कि अगेन जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड सो मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल वी हैव सो फार लोग, ठीक है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, तो बहुत सारे कंट्रोल्स को हम लोगों ने देखा है. उसको भाई हम लोग डॉक्यूमेंट कर देंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स. भाई सिर्फ अपना काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं है, उसके बाद अपने को रिपोर्ट भी तो बनानी है. सबसे मेन मुद्दा, हम लोग किसके लिए पैसा लेते हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन को. मैं तो मेहनत हो गया, मेहनत है, ठीक है. अब हमको सही से रिपोर्ट भी बनानी है, ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द ऑडिट, द ऑडिटर मे कम अक्रॉस एक्सेप्शंस और वीकनेसेस इन द क्लाइंट्स आईटी कंट्रोल्स और एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स आप लोगों ने अभी तक देखो पढ़ लिया है कि आईटी कंट्रोल में क्या है, बहुत सारे रिस्क भी तो थे जो हम लोगों ने पढ़े थे. याद करो कल वाला जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आईटी रिस्क में क्या कंट्रोल थे, कि लाइक नहीं
क्या हो सकता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है ना, ठीक है। फिर उसके अलावा और बहुत सारे रिस्क हम लोगों ने देखे थे कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन रहता है, ठीक है। तो उसका एक अगर एक गलती हो गई तो सारा का सारा सब कुछ गलत हो सकता है, सिस्टम हैक हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गया, कोई वीकनेस आ गई आईटी कंट्रोल या फिर एनवायरमेंट में, यानी कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क में, तो उसको रिपोर्ट करो। दीज फाइंडिंग्स आर क्रूशियल एंड मस्ट बी इवैल्यूएटेड केयरफुली टू असेस देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ अगर हमको कोई एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है, और कोई वीकनेस मिल गई, तो व्हाट शुड द ऑडिटर डू? इवैल्यूएट करो ना भाई, हमारा काम ही तो वही है ना, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे ना, क्यों है, क्या है, कैसे है, और हम इसका क्या उपाय ढूंढ सकते हैं। इवैल्यूएट ईच एक्सेप्शन इंडिविजुअली एंड आल्सो कलेक्टिवली इन टोटलिटी। चेक इफ द फाइंडिंग इंडिकेट्स अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, है ना। फिर अ डेफिशिएंसी एग्जिस्ट इफ द कंट्रोल इज पुअरली डिजाइंड, नॉट इम्प्लीमेंटेड और नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इवन मिसिंग कंट्रोल्स आर काउंटेड एज डेफिशिएंसी। कहीं पे कंट्रोल लगाना चाहिए था पर वहां पे नहीं लगाया, तो वहां पे मिसिंग है, तो वो भी डेफिशिएंसी ही कहलाएगी। कंसिडर बोथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। गाइस, सिग्निफिकेंट रिस्क के कॉन्सेप्ट को याद करो। सिग्निफिकेंट रिस्क के कॉन्सेप्ट में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिग्निफिकेंट रिस्क हम उसको बोलेंगे जो कि क्वांटिटी में भी बड़ा हो और क्वालिटी में भी बड़ा हो। क्वांटिटी मतलब मटेरियलिटी वाला जो टॉपिक था ना, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्वालिटेटिव यानी कि क्या आएगा कि भाई गलती तो हुई है, छोटी सी गलती हुई है, लेकिन डायरेक्टर ने ही गलती कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही झोल कर दिया, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत हो। ये हो गया क्वालिटेटिव। वो क्वालिटेटिव बड़ा बनता है उसके नेचर के वजह से, है ना, ठीक है। तो who should be informed? Auditor must report these findings to management, board of directors, audit committee, those charged with governance. Simple. एसएस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग में आपको क्या करना है, देखना है कोई एक्सेप्शन है क्या, कोई डेफिशिएंसी है क्या, फिर उसको इवैल्यूएट करो, ठीक है। अब फाइंड आउट करो कि इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है क्या, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी का डेफिनेशन उन्होंने दिया हुआ है कि डेफिशिएंसी हम लोग किसको बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि अगर इंटरनल कंट्रोल पुअरली डिजाइन है, पुअरली इंप्लीमेंटेड है, या फिर उसकी करंट इफेक्टिवनेस ही नहीं है, ठीक है, या फिर मिसिंग है। तो कंसीडर बोथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। और ऑडिटर को रिपोर्ट कहां पे करना चाहिए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, यानी कि मान लीजिए गड़बड़ हमने पकड़ ली है, अब आया क्लाइंट पकड़ में, ठीक है। तो अब आया क्लाइंट पकड़ में, तो क्या होगा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क में this standard focuses on how the auditor should respond the risk identified during risk assessment. As per ऐसे 315 का हेडिंग क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर 315 के हिसाब से कोई रिस्क मिल गया तो उसका रेस्पॉन्सेस क्या होगा। अब आप बताइए मुझे, जनरल नॉलेज आपकी देखते हैं। रेस्पॉन्सेस एज ए रेस्पॉन्सेस हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एज ए रेस्पॉन्सेस हम लोग इवैल्यूएट करेंगे गाइज, है ना। अगर हमें कोई गड़बड़ मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे कि पहले गलती को समझेंगे, फिर हम लोग उस पर कुछ ना कुछ तो ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में रिपोर्ट दे देंगे। तो सेम वेज है यहाँ पे भी कि अगर कोई गड़बड़ मिल जाती है तो कौन सा एसए अप्लाई होगा, एसए 330 एडिटर्स रेस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भाई बहुत बार पढ़ लिया, हाँ, अब ये सेंटेंस तो छप चुका है दिमाग में। फिर ओवरऑल एंड स्पेसिफिक ऑडिट रेस्पॉन्सेस। ओवरऑल रेस्पॉन्सेस यानी कि फाइनेंशियल लेवल परवेसिवली की बात हो रही है। डिजाइन ऑडिट स्ट्रेटेजी, भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी बहुत टाइम के बाद ये वर्ड अपीयर हुआ है, जो कि आपके चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है। ऑडिट स्ट्रेटेजी सबसे स्टार्टिंग में जो बनता है
है ना। तो ओवरऑल रेस्पॉन्सेस क्या आएगा कि डिजाइन ऑडिट स्ट्रैटेजी कंसिडरिंग रिस्क लेवल, वापस से ए पे आ जाओ और ऑडिट स्ट्रैटेजी को प्लान करो। असर्शन लेवल रेस्पॉन्सेस यानी कि डिस्क्लोजर्स, बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो लोअर लेवल पे है ना, छोटे मोटे अपने को गलतियां मिलती है, ठीक है, सही है ना। अगर हमने को ओवरऑल लेवल पे ही अगर हमको गड़बड़ मिल गई तो हम सीधा ऑडिट स्ट्रैटेजी को ही पकड़ेंगे ना, सीधा जीरो से हमको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी मोटी गलतियां मिलती है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, असर्शन लेवल, आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, चेक इफ इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर्स, ठीक है, कि लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट अगेन, अगर देखिए कि भाई वो इनहेरेंट रिस्क है क्या, उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता क्या, या फिर देखो कि इफ इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर्स। अगेन ये दोनों रिस्क ना मैनेजमेंट की देन है। ऑडिटर की देन कौन सी रिस्क है, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसाइड व्हाट, अब डिसाइड क्या करना है, देख लो पहले ओवरऑल लेवल पे है या असर्शन लेवल पे है, फिर डिसाइड करो कि भाई कंट्रोल पे रिलाई करना है या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। हमेशा अगर गड़बड़ कोई ज्यादा ही मिल रही है सब्सटेंटिव प्रोसीजर को लगा दो, ठीक है। अब व्हेन आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नीडेड, इफ ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई, okay, if auditor plans to rely on internal controls, if substantive procedures alone are not sufficient, ठीक है, तो क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में भाई साहब अपन ने ऑलरेडी बहुत सब कुछ पढ़ लिया है, एक पूरा अपन ने लास्ट टू लास्ट वाला जो पार्ट था अपना सेशन का, उसमें हम लोगों ने सब कुछ इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में ही पढ़ा है। इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। समझ में आई बात। इफ ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड इफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट, सही है। देन क्योंकि बात इधर इंटरनल कंट्रोल की हो रही है ना, इंटरनल कंट्रोल की ही चेकिंग की बात हो रही है, तो पहले तो इस चीज यही कंसीडर करूंगी मैं कि मैं सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर रही हूँ और मेरे लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ, तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊंगी। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद आया आपको, क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, और फिर इसके अलावा अपन ने और भी चीज देखी थी, नैरेटिव रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, याद आया, आप जाके पढ़िए, ठीक है। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, की भाई नेचर एंड एक्सटेंट क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ऑडिटर देखिए फिर से आ गया ये, ऑडिटर मस्ट गो बियॉन्ड इंक्वायरी कंबाइन विद इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, ऑल्सो चेक हु परफॉर्म द कंट्रोल, हाउ कंसिस्टेंटली वाज इट अप्लाइड, वेयर द इनडायरेक्ट कंट्रोल्स दैट सपोर्टेड इट। आई डोंट थिंक कि इसको री एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, दोबारा से जाके एक बार चेक करो और फिर ये टॉपिक को पढ़ो, इंटर रिलेट करो, समझ में आ जाएगा। टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग गाइस, टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग, चलिए ये कुछ नया है, तो क्या at a point in time, example physical inventory check at year end or across time period, checking control effectiveness through the full year. If relying on control throughout the year, then testing must be done over different periods to confirm consistency. अगर एक ही पॉइंट के ऊपर अपने को कंट्रोल टेस्ट करना है, जैसे होता है ना ईयर एंड का बैलेंस, कैश बैलेंस हम लोग चेक करते हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस हम लोग चेक करते हैं, तो वो एक ही बार एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर हम लोग पूरे के पूरे साल भर के कुछ कंट्रोल्स को देख रहे हैं तो वहां पे भी थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट में हमें उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के बारे में हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ ईयर एंड पर किया हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यूजिंग ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट इफेक्टिवनेस ऑफ अदर इंटरनल कंट्रोल, भाई एलिमेंट्स याद करें क्या, हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स करे थे, उसमें सबसे पहला था दादाजी कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो वो एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वही यहाँ पे दिया हुआ है। रिव्यू कंट्रोल एनवायरनमेंट, देखो आ गया दादाजी, रिव्यू कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस टॉपिक क्या है, क्वेश्चन मत भूलो कभी भी, यूजिंग ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट इफेक्टिवनेस ऑफ अदर इंटरनल कंट्रोल। अब
क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि रिस्क लेवल ऑफ द कंट्रोल क्या है ना। अगर कोई भी चीज का ऑडिट एविडेंस हम पहले से का यूज अगर कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, रिस्क लेवल ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ऑडिट, चेंजेस इन पर्सनल, लैक ऑफ चेंज कुड बी रिस्की एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सारी चीजें देखना जरूरी है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि रिस्क लेवल पे is the control dealing with high risk or low risk areas, is the control manual or automated, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, देखो जनरल आईटी कंट्रोल्स के बारे में फिर से यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल जनरल आईटी कंट्रोल के से ही बनता है। जनरल आईटी कंट्रोल्स के अपन ने 4 एग्जांपल्स देखे हुए थे, ठीक है, 4 एरियाज देखे हुए थे जहां पे जनरल आईटी कंट्रोल्स लगते हैं। स्पेशली व्हेन द कंट्रोल इज आईटी डिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग जीआईटीसीज आर essential, same point guys यहाँ पे appear हो रहा है। Performance in previous audit, was the control effective in the past, was there any deviation or errors in earlier audits, changes in personnel, लास्ट ऑडिट। ऑब्वियसली अगर हम लोग लास्ट ऑडिट का ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं, सेम ही बंदा काम कर रहा है ना, अगर चेंज हो चुका है तो भाई हम लोगों को कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, चीजें जो उसने पहले करी है वो सही से अप्लाई करी है या नहीं करी है इस चीज की। देन लैक ऑफ चेंज कुड बी रिस्की, if a control hasn't changed in years, it may become ineffective due to evolving risk or business operations. See, it is very very important to be flexible, right? So अगर बहुत सालों से कंट्रोल को चेंज किया हुआ ही नहीं है, ओके, सेम टाइप ऑफ सिस्टम चलते आ रहा है, बट वी हैव टू अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। सो एज द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, द काइंड ऑफ रिस्क आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर अगर चेंजेस ही नहीं हुए हैं तो भी रिस्की हो सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका कोरिलेशन तो आप ही कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि अगर हाई रिस्क रहेगा तो लेस एक्सेप्टेबल रहेगा प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस, और अगर लोअर रिस्क रहेगा तो प्रीवियस ऑडिट एविडेंस काम में ले सकते हैं अपन। ओके, सो द नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस। देखो अब तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये भी होना चाहिए कि जो भी कंट्रोल है वो लगे भी होने चाहिए, एंड उसके साथ साथ में वो इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए उसकी। अब इफेक्टिवनेस यानी कि क्या होता है कि करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में भी वो कंट्रोल्स उतनी ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जितना कि उसको अच्छा काम होना चाहिए। तो अब हम इसकी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हर चीज का सोल्यूशन है आईसीएआई के पास, सिर्फ हम लोगों को ये चेक नहीं करना है कि इंटरनल कंट्रोल लगे हैं क्या, ठीक है, हम लोगों को ये भी कैसे चेक करना है बताया हुआ है कि कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है वो भी हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इफ मिसस्टेटमेंट्स आर फाउंड, दिस में इंडिकेट कंट्रोल फेल। सिंपल है, अगर कुछ मिसस्टेटमेंट मिल गया है तो यहाँ पे ये पक्की बात है कि भाई कंट्रोल फेल हो चुके हैं। बट इफ नो मिसस्टेटमेंट आर फाउंड, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द कंट्रोल आर इफेक्टिव। ये चीज भी ध्यान रखो कि अगर कोई गलती नहीं मिली है तो क्या हम लोग पूरा पक्का यकीन कर लेंगे क्या कि कंट्रोल आर इफेक्टिव? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने पहले ही दे चुकी है, क्योंकि जो कि क्यों दी है, क्योंकि कल को ऑडिटर पे कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि भाई तुमने तो चेक किया था सारे कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, अब अगर तुमको कोई मिसस्टेटमेंट फाइंड नहीं हुआ तो मतलब सारे कंट्रोल इफेक्टिव है। तो नहीं भाई, वहां पे कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जहां पे ऑडिटर का संबंध इररिलेवेंट है, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें रहती है ना। हम क्या ऑडिटर है तो क्या हम इंडस्ट्री का सब कुछ जान लेंगे क्या? हम उस कंपनी, हम उस पर्टिकुलर फर्म का सब कुछ जान लेंगे क्या? नहीं। तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कंट्रोल आर इफेक्टिव। देखो, स्टोरी बनाओ और स्टोरी से कॉन्सेप्ट को याद रखो और अज्यूम करो हमेशा कि तुम ऑडिटर हो, तुम ऑडिट पे निकले हो, तो तुम्हें आईसीएआई क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चीजें याद रखने के लिए बोल रहा है, स्टोरी को याद रखो, कंसेप्ट बराबर से तुमको याद रहेगा। अब
इफ कंट्रोल्ड डिविएशंस आर फाउंड, देखो हमेशा अगर डिविएशन फाउंड हो जाता है तो हमारी क्या ये रहता है कि भाई देखो इन्वेस्टिगेट करो, है ना, देखो कि डिविएशन क्यों है, फिर देखो कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट करो कि हम लोग कोई और प्रोसीजर लगा सकते हैं क्या वहां पे उस जगह पे, अगर लगा सकते हैं तो ठीक है, रिस्क कम हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना ओपिनियन चेंज कर दो। तो सेम चीज है, अगर कंट्रोल डिविएशन फाइंड होता है तो इन्वेस्टिगेट व्हाई डिविएशन हैपेंड, डिसाइड वेदर एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर नीडेड और ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इंस्टेड, देखो कि और कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल नीडेड है क्या या फिर सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से काम चल जाएगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमेशा हर जगह पे आ रहा है क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि असर्शन लेवल पे जो भी हम लोग काम करते हैं ना, छोटे छोटे चीजों को भी हम लोग देखते हैं ना, उसको अगर चेकिंग करना हो ना तो उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहा जाता है, इसीलिए हर जगह आ रहा है आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। मैंडेटरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिगार्डलेस ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल, ऑडिटर मस्ट परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर एवरी मटेरियल आइटम इन ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस डिस्क्लोजर। मैंने बोला ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जहां पे बात आएगी वहां पे असर्शन लेवल याद रखना, असर्शन लेवल का मैंने आपको ये 3 चीजें डे 1 से बोली हुई है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर अभी क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, व्हाट, डिटेलिंग की बात हो रही है ना, छोटे लेवल की बात हो रही है ना, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, एग्जांपल वाउचिंग अ परचेज इनवॉइस, एग्जांपल वेरीफाइंग एसेट लाइक बिल्डिंग और कैश बैलेंसेस, है ना। दिस कंफर्म दिस टेस्ट हेल्प कंफर्म एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ आइटम, सिंपल है, ठीक है। टाइप ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हुआ, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या आया, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मीनिंग ही होता है भाई डीप में जाओ, असर्शन लेवल पे जाओ, डिटेलिंग में जाओ, इसलिए उसका नाम ही टेस्ट ऑफ डिटेल है। फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, गाइस दोनों को मिला गया। एनालिटिकल प्रोसीजर का मीनिंग मैंने आपको समझाया हुआ है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को चेक करो, जहां पे अमाउंट का रहेगा, रेवेन्यू का रहेगा, मटेरियल क्या बोलते हैं फाइनेंशियल डेटा रहेगा, वो भी चेक करो। नॉन फाइनेंशियल डेटा का बेस्ट एग्जांपल है रेशियोज, उसको भी चेक करो। सब्सटेंटिव का मीनिंग क्या होता है, डिटेलिंग, असर्शन लेवल पे। अब ये दोनों का मीनिंग क्या होगा, एनालाइज रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल डेटा एंड कंपेयर विद एक्सपेक्टेशन। सिंपल एग्जांपल, रेंट इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इनटू रेंट पर यूनिट, ओके तो यहाँ पे भी कंबाइन करो, फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करो एक्सपेक्टेशंस के साथ, इसका मीनिंग होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन हेल्प प्रेडिक्ट वैल्यूज एंड आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स, मोर यूजफुल व्हेन ट्रांजैक्शंस आर लार्ज इन वॉल्यूम, प्रेडिक्टेबल ट्रेंड एक्सिस्ट। when to use analytical versus detailed testing, डिटेल यानी कि क्या, सब्सटेंटिव, भाई सब्सटेंटिव की बात हो रही है तो आप ही बता दो, अगर डीप लेवल में हम लोग जाके कब काम करते हैं, जब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है ना। डीप लेवल में जाके हम लोग कब काम करते हैं, जब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जुड़ा हुआ रिस्क भी ज्यादा रहता है, तो अगर हाई रिस्क रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिटेल्ड टेस्टिंग होगी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा, ठीक है। और अगर लो रिस्क रहेगा तो क्या है, एनालिटिकल में बी इनफ, समझा। सेम चीजें आप यहाँ पे पढ़ के देखो, स्टोरी को याद रखो। ऑडिटर डिसाइड्स बेस्ड ऑन रिस्क लेवल, लो रिस्क एनालिटिकल में बी इनफ, हाई रिस्क यूज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑफन अ combination is more effective. Nature and extent of substantive procedures, भाई साहब आ जाओ, क्या कहता है substantive procedure, nature and extent of substantive procedures, what auditor may decide based on the situation। देखो अब उसने सब दे दिया। Only substantive analytical procedures कब आएंगे, substantive analytical procedure कब आएंगे, sufficient when risk is low plus test of controls gave strong evidence। only test of details कब आएगा, suitable when analytical procedures are not reliable। अगर analytical procedure reliable नहीं है तो हम लोग test of detail करेंगे। substantive analytical procedure कब करेंगे हम लोग, ओनली की बात हो रही है ना, ओनली की बात हो रही है जब रिस्क लो है और
टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे चुके हैं। कॉम्बिनेशन दोनों का कब यूज करेंगे? ऑफन यूज टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू असेस द रिस्क। ऑफन यूज टू, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप चीज रट्टा मारोगे ना कभी नहीं समझेगा। मैं जैसे स्टोरी के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वैसे समझ के लो। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी कि क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हम लोग छोटे लेवल पे कब जाते हैं? जब हमें हायर रिस्क होता है, ठीक है। तो अगर हायर रिस्क की जगह पे एनालिटिकल रिलायबल नहीं है तो ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल का वापर करो। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कब आएगा? कि भाई जब रिस्क लो है तो सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करो ना, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल डेटा को हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ना। और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे चुका है। कॉम्बिनेशन कब आएगा? रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू असेस्ड रिस्क। ओके, अब कहां आए? ओके, आ गए, लास्ट पे आ गए। इफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर वीक और अनसेटिस्फैक्टरी क्या करेंगे? भाई डिटेलिंग को बढ़ा दो, इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक्सटेंट इक्वल्स टू यूजुअली रेफर टू sample size but also consider other factor like smart selective testing methods। पूरा एसे का आपको दिया हुआ है, 330 इस एसे का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आगे कुछ नहीं है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में है टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में है क्या? टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज इट विद द चैप्टर नंबर 3 गाइस, एंड आई होप कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से सारा सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, सारा सब कुछ अच्छे से कवर हो चुका है आपका। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आपका 8 मार्क्स पक्के है भाई। मेरी भी इतनी मेहनत के पीछे ये तो रिजल्ट आना चाहिए ना कि मैम थैंक गॉड हमें चैप्टर समझ आ गया है और अब से हम क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड हमारे 8 से 12 मार्क्स कंफर्म है। दैट विल बी अ बिग रिलैक्सिंग लाइक मोमेंटम। हम लोग इसी तरीके से चैप्टर्स का भी रिवीजन करने वाले हैं। एंड एक और बात कि ये है ना जो वीडियोस है ना मैंने पार्ट में भी लाइक अपलोड किए हैं एंड एक मैं कंसोलिडेटेड पूरा रिवीजन भी डालूंगी। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा कि भाई अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, दिन में आपका रूटीन है कि ऑडिट को आप 2-3 घंटे में ही अगर आप कर रहे हो तो आप वो पार्ट वाले डीप फोकस करके उस वीडियोस को देखो। अगर आपने पहले अच्छे से ऑडिट की पढ़ाई नहीं की है ना तो आप डीप फोकस करके वो पार्ट वाले वीडियोस जो है हर दिन देखो, आपका चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। एक मैं क्या करूंगी पूरे पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो डालूंगी। वो सिंगल वीडियो होगा आपका उस दिन के लिए जिस दिन आप पूरा दिन ऑडिट पेपर का स्टडी करने वाले हो। यानी कि एक ही दिन में आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये सारी चीजें अगर रिवाइज करनी होगी तो आप वो बड़ा वाला एक साथ वाला 3 घंटे वाला जो वीडियो है वो आप देखो। इस तरीके से पढ़ाई करो, जब जो स्ट्रैटेजी लगानी है लगाओ। अगर आपने पढ़ाई अगर आपको डेली थोड़ा देना है तो पार्ट वाली वीडियोस देखो। अगर आपको एक दिन में पूरा का पूरा लंबा वीडियो देखना है तो आप वो 3 घंटे वाला वीडियो एक साथ चला दो और चैप्टर को बस खत्म करके ही उठो, ठीक है। और मैं कह दूं कि अगर आपको ये समरी नोट्स चाहिए जो मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया है, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया है, टेबल फॉर्मेट को इंक्लूड किया है, बेस्ट पॉसिबल वे में इसको प्रिसाइज वे में डाला है। चैप्टर 3 सिर्फ 31 पेजेस में मैंने इसको कंप्लीट किया है एंड मेक श्योर किया है मैक्सिमम जगह तक कि भाई कुछ चीजें स्किप ना हो। सारा का सारा आपको जो भी डेटा है, जो भी मॉड्यूल में दिया हुआ है एज अ कॉन्सेप्ट, वो आपको हर चीज इस समरी नोट से मिल जाएगी। आप इसको डे 1 से एग्जाम के लास्ट डे तक आप इसको रेफर कर सकते हो और आप एग्जामिनेशन भी एम कर सकते हो ऑडिट में, ठीक है। सो दैट सेड आप इसको एक्सेस करो, मेरे ऐप को डाउनलोड करो। अगर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी चाहिए तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि उसके साथ मैं बहुत सारे पर्क्स देती हूँ स्टूडेंट्स को। मेंटोरशिप के लिए मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ज्ञान दे दूंगी, मैं आपका एक स्पेसिफिकली टेस्ट लेती हूँ, स्पेशली स्टूडेंट क्लैरिटी टेस्ट। आप उस टेस्ट को दो, उसके बेसिस पर आपको इंडिविजुअली मेंटोर आपको गाइडेंस दिया जाएगा एंड आपको फ्री में आपका स्टडी प्लान मिलेगा एग्जाम के दिन तक।
फिर उसके अलावा आपको वीकली चेक इन्स मिलेंगे कि भाई आपका माइक्रो प्लानिंग जो है वो क्या क्या हुआ है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में पैनिक या स्ट्रेस ना हो। तो ये इंपॉर्टेंस है मेंटोरशिप की, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा वर्दी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पढ़ाई मैं कर तो रहा हूँ, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है एंड फलाना ढिमकाना टाइप ऑफ थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, तो सिर्फ एक डिसीजन लो, मेंटोरशिप के लिए अप्लाई करो, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड आउट. Okay, so I think this is it for the video, guys, and see you soon for the next chapter very soon. Bye bye, take care, all the best really for your exams.